यह मनोभ्रंश है, कोई शर्म की बात नहीं है। अगर उनको कहीं बोलने के लिए जाया जाता था तो वो ड्राइव करते थे और भूल जाते थे आधे रास्ते तक कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और वो हमेशा मम को हमेशा पूछते थे कि आगे यहाँ से रास्ता कहाँ जाता है। सो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें लगा कि कुछ ठीक नहीं है। बातचीत करने का ढंग था वो भी थोड़ा फ़र्क हो रहा था, चुप ही हो गए थे ज़्यादा। मैं यही कहती थी कि आप चुप क्यों हो रहे हो, बल्कि मैं नहीं, सब बच्चे भी घर के कहते थे कि मम्मा डैडी को कुछ हो रहा है, चुप चुप हो रहे हैं, क्या बात है। वो कोशिश करते हैं कि पहचानने की, वो सोच रहे होते हैं कि ये कौन है और मुंह से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पहचान बस आ ही नहीं रही। हमने देखा बहुत समझते हैं लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते उसके बारे में, वो कि अपनी बात समझा नहीं पाते। अंदर से उनको कितना धक्का लग रहा है इसका समझना बहुत बहुत ही कठिन है, और वो सबसे बड़ी एक समस्या। जब इनको हुआ है तभी सुना है जी, मेरे को तो डिमेंशिया का नाम भी नहीं आता था। उसी वक्त ही सुना है डिमेंशिया भी कोई बीमारी है। डिमेंशिया कोई एक रोग नहीं। डिमेंशिया में काफ़ी लक्षण होते हैं जिन्हें हम अंग्रेज़ी में सिम्टम्स कहते हैं। काफ़ी लोग समझते हैं कि डिमेंशिया याददाश्त की बीमारी है। हाँ, याददाश्त काफ़ी हद तक बिगड़ जाती है डिमेंशिया में, पर और भी कुछ लक्षण हैं जैसे कि सोचने की तकलीफ़, लोगों को पहचानने का प्रॉब्लम, जो रोज़गार के काम होते हैं जैसे कि चेक लिखना या शॉपिंग करना, इनमें दिक्कत, ऐसी लक्षण धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं डिमेंशिया में, और एंड में आदमी अपने देखभाल भी नहीं कर पाता है। और डॉक्टर जनरली डिप्रेशन और डिमेंशिया का डिफरेंशियल कर सकता है, और जो ज़रूरी है कि डिप्रेशन और डिमेंशिया का फ़र्क पहचाना जाए, इसलिए डॉक्टर को जल्दी देखना ज़रूरी है। और डिमेंशिया का डायग्नोसिस जल्दी होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे कारण भी हैं डिमेंशिया के जिनकी ट्रीटमेंट है, और डॉक्टर ये टेस्ट करके बता सकता है कि क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए। लोग समझते हैं कि डिमेंशिया बुढ़ापे की बीमारी है। ये ठीक है कि उम्र के साथ डिमेंशिया की संभावना बढ़ती रहती है, और 65 साल की उम्र के बाद काफ़ी बढ़ जाती है, पर डिमेंशिया किसी भी उम्र में हो सकता है, 30, 40, 50 साल की उम्र में भी हो सकता है, और इसके कारण कई बार अलग होते हैं, इसलिए डॉक्टर को देखना बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया में हर एक हफ्ते में 1700 लोग डिमेंशिया से प्रभावित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आज 4,13,000 लोगों को डिमेंशिया प्रभावित है। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी को हृदय की बीमारी हो सकती है, और वैसे ही जो ये डिमेंशिया बीमारी है वो हमारे मेंदू पर या ब्रेन पर असर करती है। डिमेंशिया उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा नहीं है। इसका पॉजिटिव अर्थ ये भी है कि 65 साल के ऊपर 90% और 85 साल के ऊपर 70% लोगों को डिमेंशिया नहीं होता। कोई आदमी सुकुड़ सा जाता है तो कोई डिप्रेस्ड हो जाता है, कोई लोग चिड़चिड़े भी बन जाते हैं। ये है आपके सोच कौशल पे परिणाम। प्रैक्टिस में अनेक बार मैं अजीब और गरीब काल्पनिक कहानियाँ सुनते आ रही हूँ। उदाहरण के तौर पर, ये तो मेंटल इलनेस है, बहुत शर्मिंदगी की बात है, या फिर ऊपर वाले की मर्जी है, जो होगा बेटा देखा जाएगा। डिमेंशिया मतलब सोशल आउटकास्ट, मैं भूलने लगा हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। ये सब सुन के मुझे बहुत बुरा लगता है। 140 प्रकार है। एक प्रकार जिसे अल्जाइमर्स कहते हैं, 70% मनोभ्रंश के आदमी
अल्जाइमर्स डिजीज़ से प्रभावित हुए हैं। वैस्कुलर डिमेंशिया जिसको बोलते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम है, और हृदय और रक्तवाहिनियों की जो सिस्टम है उनमें से डिमेंशिया हो सकता है। अगर आपको कहीं सर पे चोट लगी उसमें से भी डिमेंशिया हो सकता है। मेरी बहन को भी मनोभ्रंश का असर हुआ। वो उसकी उम्र तब 50 साल की थी। मेरे बहन को हुई। वो तो बहुत पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी। उसके 2 बच्चे भी थे, उसका पति भी था, वो भी बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत आनंद का परिवार था। मनोभ्रंश ऐसी बीमारी है, वो किसी को भी उसका असर हो सकता है। आप कौन है, आपकी समाज में कौन सी पोजीशन है, आप कौन से कास्ट के हैं, कौन से जात के हैं, कौन से धर्म के हैं, वो उसको मनोभ्रंश के लिए उसका कोई असर नहीं है। वो तो किसी को भी कभी भी हो सकता है। हमारा नाम उससे खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिमाग बीमारी है। बीमारी किसी को भी कभी भी हो सकती है। अगर आपको हृदय की बीमारी हुई तो आप उनको घर में नहीं रखते, और डॉक्टर के पास लेने के लिए आपको लज्जा नहीं लगती। हमेशा याद रखना चाहिए कि मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया ये एक बीमारी है। अल्जाइमर्स ऑस्ट्रेलिया समुदाय में, कम्युनिटी में फ्री जानकारी, डिमेंशिया जानकारी भी देता है। हम वो हिंदी भाषा में भी करते हैं और ट्रांसलेटिंग सर्विसेज के थ्रू भी करते हैं। और अगर आपको हिंदी में कोई डिमेंशिया जानकारी चाहिए तो आप अल्जाइमर्स ऑस्ट्रेलिया से जानकारी पा सकते हैं। हमारे इंडियन कम्युनिटी में, समुदाय में हम लोग बहुत शर्म मानते हैं अपने घर की बात बाहर करने में। और जब ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें सोच विचार की शक्ति या दिमाग की कोई चीज़ है तो उसमें और भी शर्म मानते हैं और अपने घर की बात बाहर नहीं करते। ये शर्म की चीज़ नहीं है, ये एक डिज़ीज़ है, ये एक बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है। और ये बहुत बार हमारा ये भी मानना है कि ये कर्मों का फल है, जो कि सच नहीं है। जब किसी को, आपके किसी परिवार के सदस्य को या जिनको आप जानते हैं उनको डिमेंशिया है, तो वो कई बार एक बात बार बार पूछ सकते हैं। एंड वो बार बार वो बात पूछेंगे और कई बार लगता है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, पर वो जानबूझ के नहीं कर रहे। ये बीमारी का एक हिस्सा है। जल्दी मदद लेने से हम घर में होने वाले जो झगड़े हैं उनको, तनाव को कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं, और हम जो स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। 2011 की बात है जब हमें थोड़ा अपने, मेरे इन-लॉज़ जो हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, जब हमें पता चला कि पापा को डिमेंशिया डायग्नोज हुआ है, तो हमारी फ़र्स्ट अप्रोच वही थी कि क्या किस तरह हम इनको हेल्प कर सकते हैं। एक वर्स्ट थिंग जो बहुत ही डिमेंशिया के साथ बहुत मुश्किल है, एक ही चीज़ को जब वो रेपिटेटिव फॉर्म में आ जाते हैं और उनको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करना। अगर उन्होंने बाहर जाना है तो उस टाइम उन्होंने बाहर जाना ही है। अगर वो किसी भी एक चीज़ को के पीछे पड़ जाते हैं तो वो रेपिटेटिव फॉर्म में वो उसी चीज़ को मांगते ही रहते हैं। सो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट प्रॉब्लम चीज़ है, उनको समझानी। और आप गुस्से से, एंगर से, एग्रेसिव बिहेवियर से उनको नहीं बोल सकते हो कि आप ये नहीं कर सकते हैं। सो आपको बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के साथ उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उनको और किसी चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ता है। और अगर वो जल्दी सो गए तो वो 2-3 बजे सुबह उठ जाएंगे और फिर सबको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वो सब करके जब बार बार वही चीज़ मम्मी को कहनी कहती है कि मम्मी ये सोने का टाइम नहीं है, बैठो। मम्मी ये सोने का टाइम नहीं है, बैठो। मम्मी ये सोने का टाइम नहीं है, बैठो। इनके साथ ये एक बीमारी है और बीमारी की वजह से ये करना चाहते हैं और पहले नहीं करते थे। तो उसका मतलब ही ये है कि बीमारी की वजह के साथ है। तो बीमारी की वजह के साथ है तो वो कोई हाथ तोड़ता है तो वो ग्लास को नहीं पकड़ सकता। हमें गुस्सा थोड़ी आता है, हमें समझ आता है। जब उनके मन में एक बात पक्की हो जाती है, ये करना है, जो कहते हैं ये है, ऐसे है,
और वो वही चाहते हैं जो उनके मन में आया है, और आप उसकी चेष्टा कर रहे हैं उनको समझाने की। दवाइयाँ भी हैं जो उसको कंट्रोल करती है, थोड़ा बहुत तो बीमार के व्यवहार को अच्छा रखती है। जो भारतीय समाज में, ऑस्ट्रेलिया में जितना हमारे बातचीत हुई है, सबसे बड़ी कमी है कि लोगों को समझ ही नहीं है कि ये ऐसी कुछ बीमारी होती भी है। वो सोचते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है, बस एक ही बात है, कुछ नहीं कर सकते आप। इसमें किसी धर्म या आयु या सेक्स, मर्द है या औरत है, इससे कोई वास्ता नहीं है। जैसे दूसरी बीमारी है, चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, ऐसे ही दिमाग का एक कुछ अंग हैं जो श्रिंक हो जाते हैं या उनमें अंतर आ जाता है बीमारी से, उससे ये सारा परिणाम निकलता है। तो उस बीमारी का एक ही रास्ता इलाज निकालें, और वहम में जाना, ये किसी ने मंत्र पढ़ दिया है, किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने शराब दे दिया है, ये सब एक बहुत ही गलत है, बहुत ही विचार ठीक नहीं है। नहीं, मम्मी को लोगों का बहुत शौक था। उनको लोगों को मिलना, उनको जानना, उनके साथ बातचीत करनी, उनको बस ये लोगों के साथ कनेक्ट करना और उनके साथ प्यार करना और उनको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता था। वही मित्र जो दिन रात इनको आंटी जी मिलते थे, टेलीफोन करते थे, रेसिपी पूछते थे, जिनके लिए ये खाना बनाती थी, पार्टियां करती थी और बहुत करीब थे। 6 महीने के बीच साल के बीच जब इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उन्होंने इनसे संपर्क ही बंद कर दिया। कि उनको है कि हमको पहचानते तो है ही नहीं, तो क्यों जाएं? नहीं मिलते। वॉलंटियर लोग जाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, या अपने ही लोग जो मित्र हैं वो ना आए, वो ना मिले, तो बहुत ख़राब लगता है। तो बिल्कुल अकेले पड़ गए, अकेला पड़ जाता है। बीमार के लिए बहुत ही कष्ट है, क्योंकि जब वैसे ही उनको ये प्रॉब्लम होती है, और जब लोगों ने मिलना बंद कर दिया तो सारा दिन रात अकेला बैठा है। तो ये जो है समाज की तरफ से एक बहुत धक्का है। वो हमेशा अपनी राइटिंग्स में लिखने में ही बिज़ी रहते थे। पोइट्री लिखते थे, बड़े बड़े मुशायरों में जाते थे, बहुत माने हुए शायर हैं वो, राइटर हैं, उनकी सब जगह बहुत इज्जत थी। मेरे को थोड़ा फील होता है कि ये क्या थे और कैसे हो गए हैं, बट आई कांट हेल्प। मैं बेबस हो जाती हूँ। कभी मन भर आता है क्योंकि कभी इनको ऐसे देखा नहीं था। कभी कभी कह देते हैं मेरे को नहीं समझ आती कोई, मैं करती भी नहीं हूँ क्योंकि वो उनको समझ ही नहीं है। तो और वो मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रहते। ज़रा सी देर इधर उधर हो जाऊँ तो अपसेट हो जाते हैं, परेशान होते हैं, कहाँ चली गई। बिल्कुल मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हम सभी हस्बैंड वाइफ ऐसे ही रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पर हम अपने जॉब में भी इनका जो लिखने का ढंग था उसमें भी मेरा साथ इनको चाहिए था। तो मैंने उसमें भी इनको सहयोग दिया है, हर काम में, हर फील्ड में। तो अब डेफिनेटली मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। कई बार अकेले बैठे बैठे परेशान हो जाती हूँ। सबको हम लोग पहले उठाने जाते हैं उनके घर से, बस जाती है, बस के साथ वो कोई हमारे जो बड़े हैं वो भी जाते हैं ताकि उनको अच्छी तरह से लेकर आएँ। यहाँ पर आते हैं, उसके बाद यहाँ आने के बाद हम उनको बुलाते हैं, आमंत्रित करते। फिर हम लोग अपने अपने जो और दूसरे
कार्य वगैरह है वो करते हैं। जैसे कि हम उनके पहले थोड़े जो उनको गाने वगैरह अच्छे लगते हैं वो पहले उनको सुनाते हैं, उनकी किताब वगैरह दे देते हैं, वो देखकर उसमें से गाते हैं, हमारे साथ गाते हैं बहुत अच्छे। फिर उसके बाद वक्त वक्त पे 11 बजे तक हम लोग फिर उनको एक्सरसाइज कराने के लिए ले जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग गरम गरम लंच बनाते हैं, तो वो सब खाने पीने का करते हैं। फिर उसके बाद जो मिठाई का जो वो लेकर आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम दिन के लिए डिफरेंट दिन के लिए हम लोग गाना वगैरह, कभी एक्सरसाइज, कभी खेलने का, और ऐसे करते हैं। 3-3:30 के बाद वो लोग बस वापस आती है, तो फिर वो लोग उन्हें बाहर ले जाकर फिर उन घर पहुंचा देते हैं। सब अपने फ़र्क के सब आते हैं, लेकिन सब अपने अपने में वो काफ़ी ऐसे लगता है कि वो अपने दोस्तों से मिल गए, अपने सहेलियों से मिल गए। हेल्प लेना अच्छी बात है, थोड़ा रिलीफ मिलता है, और मोर ओवर दूसरे लोगों से फिर मिलते हैं जो हेल्प देने आते हैं, करने आते हैं, तो उनको मिलके भी खुश हो जाते हैं। इनका ऐसे पेशेंट्स का मन लगा रहता है कि चलो आज एक आया, कल दूसरा आएगा। मेरी सबसे यही प्रार्थना और सलाह है कि किसी भी को ऐसे चिन्ह लगने शुरू हो जाएं, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से बात करिए और माई एजेड केयर पर रजिस्टर करके उनकी सहायता मांगिए। एक एट असेसमेंट कहता कि आपको कितनी ज़्यादा बीमारी हो गई है, और उसी हिसाब से आपको पूरी सुविधाएं मिलती है। तो जो लोग की इनकम कम है विशेष तौर पे, और जो पेंशन में है या कम इनकम है या उनको सहायता चाहिए, तो बहुत सा सुविधाएं और सहायता मिलती है, तो उसका लाभ उठाए। और कोई भी ऐसा पेशेंट या ऐसे नज़र आए, ध्यान रखें, उसको एकदम लेके जाएं, उसको टालें मत कि नहीं ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, घर में सोने से ठीक हो जाएगा। जितना अकेला छोड़ेंगे वो उतना जल्दी बीमारी ख़राब होती है। को समझ है पूरी कि आज हमने जाना है, तो एक आवाज़ देने से उठ के फटाफट तैयार हो जाती हैं, और वहाँ बहुत आती हैं तो बहुत खुश होती हैं। जब ये वहाँ जाती हैं तो मुझे थोड़ा आराम करने का समय भी मिल जाता है, और थोड़ा अपना कामकाज जो बाहर का होता है वो भी ये करके आ जाता हूँ मैं, तो मुझे भी उससे बहुत लाभ होता है। हाथ को पकड़ के दबाना, अब मैं उनका अगर हाथ पकड़ूँ दाहिना, और मेरा दाहिना हाथ पकड़ के बैठ जाती है, मेरी तरफ देखती है और बहुत स्माइल करना शुरू कर देती है, खुश होती है। कई बार मैंने मिनटों मिनट 10-10 मिनट बैठी रहेगी मेरी तरफ देखते हुए, मैंने हाथ पकड़ा हुआ उनका। कई बार बाहर ले जाता हूँ घूमने के लिए, शॉपिंग सेंटर ले जाता हूँ, पार्क में ले जाता हूँ। अब भी जब पोता पोती मिलते हैं तो बहुत खुश होती है, उनको देखने से ही खुश हो जाती है, दूर से ही। डिमेंशिया ये किसी को भी हो सकता है। हमारी कम्युनिटी में ही जहाँ पे पापा जाते हैं, जहाँ रिस्पाइट सेंटर, वहाँ पे डिफरेंट तरह की प्रोफेशनल पीपल हैं, कोई अकाउंटेंट है, दे लॉयर्स, दे डॉक्टर्स, और वो किसी भी फील्ड से आ सकते हैं। इंडियन को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये एक डिज़ीज़ और एक ये प्रॉब्लम हो गई है और आई एम सो अशेम्ड कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल भी द लास्ट थिंग उनके माइंड पे होनी चाहिए। हमारा गोल ये है कि आपके पहले सिम्टम से, पहले लक्षणों से और हमारे डायग्नोसिस के बीच का जो गैप है, जो टाइम है, उसे कम करें। जितना जल्दी निदान उतना ही जल्दी इलाज, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम डिमेंशिया की गति को रोक पाते हैं। केयर की ज़िंदगी भी बहुत कठिन होती है, पर आपको थोड़े पेशेंस के साथ, थोड़े प्यार के साथ, इनके साथ रह के और आपके डॉक्टर्स के साथ मिलकर ये डिमेंशिया ट्रीट करना होगा। अगर बीमारी जैसी है तो आपको कोई बीमारी हुई तो आपको कहाँ जाना चाहिए? पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर मरीज कहता है कि चावल के बदले उसको नूडल्स कहता है, तो
हमें हाँ करना चाहिए। और अगर हम उनको ठीक करने जाए तो वो कभी मानते नहीं, क्योंकि ये बीमारी है। हमारे मन में जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये बीमारी है, ये बुढ़ापा नहीं है, और जितने जल्दी हम मरीज़ को डॉक्टर के पास ले जाएंगे उतने जल्दी उन्हें भी आराम पड़ेगा और कुटुंबियों को भी बहुत तसल्ली होगी। कि मम्मी आप फ़िक्र मत करो, जैसे हमें कितनियाँ बीमारियाँ आई थी और आपने हमारा हमेशा ख्याल रखा था, वैसे ही आपको एक बीमारी आई है अभी। लेकिन वो बीमारी की वजह से हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ हैं। हम आपका प्यार और आपकी रक्षा हमेशा करेंगे और आपको अकेले कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने लिए मनोभ्रंश का खतरा कम करने के लिए नियमित रूप से जांच करवाते रहें। अपने दिमाग को सक्रिय रखें। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भोजन खाएं। बहुत सारे व्यायाम करें। परिवार और दोस्तों से नियमित तौर पर मिलते रहें और समाज में लोगों से आना जाना रखें। इस डीवीडी में निजी अनुभवों को दिखाया गया है और इसे एक चिकित्सीय संसाधन बनाने का इरादा नहीं है। इस डीवीडी में बताए गए लक्षणों या बर्तावों में से कुछ भी अगर आपको दिखता या महसूस होता है तो नैदानिक जांच तथा सलाह के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं अथवा आगे बताई जा रही एजेंसियों में से किसी से भी संपर्क कर लें। वे आपके क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं से आपका संपर्क करा देंगे। अधिक जानकारी या सहायता के लिए संपर्क करें ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय डिमेंशिया हेल्पलाइन। बहुसांस्कृतिक समुदाय परिषद इलवारा। कॉमनवेल्थ रिस्पाइट एंड केयर लिंक सूचना तथा देखभाल करता सहायता केंद्र। मेरी वृद्धावस्था देखभाल